मित्रों नमस्कार, वीके एजुकेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश जांगीड़ और आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न पत्र को लेकर के कि जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से किया जाए ताकि उसमें एक अच्छे से अच्छा जो स्कोर है वो अपन करके आए। पढ़ते सभी है, मैं तो कहता हूँ यार मित्रों देखो, कोई 3 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई 1.5 महीने से ही तैयारी कर रहा है और कुछ लोग जो है 1 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। इस सिलेबस को कुछ लोगों ने 2 बार 3 बार 4 बार भी पढ़ा है, कुछ लोगों ने 1 बार ही पढ़ा है। लेकिन मायने वो नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? मायने रखता है कि आप एग्जाम हॉल की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में जाकर के उस समय जो आपने जो नॉलेज लिया है उसका किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, एग्जाम हॉल में उस नॉलेज का किस तरह से उपयोग करते हो, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसी को लेकर के बात करेंगे। देखिए मित्रों, एग्जाम होता है, एग्जाम क्यों होता है? एग्जाम होता है कि आपके पास जो नॉलेज है आप उसका किस तरीके से उपयोग कर रहे हो, वही चीज़ तो वो परखी जाती है। बाकी 150 प्रश्न जो है वो कभी ये बयान नहीं कर सकते कि आपके पास नॉलेज कितना है। नॉलेज आपके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है आप उसका किस तरीके से यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ को लेकर के चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि परीक्षा का समय बहुत कम है और समय ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा। लेकिन ये चीज़ें जो है वो काम में आ सकती है और मैंने भी कई चीज़ें जो है इसमें काम में ली थी, तो वो चीज़ें भी बताऊँगा। तो मित्रों मैंने कुछ पॉइंट जो है वो लिख रखे हैं ताकि मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करता जाऊँ। सबसे पहले मित्रों मैंने एक बात बताई थी कि कुछ कैंडिडेट जो है वो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ हाल ही के दिनों में यानी 2 महीनों में ही जो है सिलेबस को पकड़ा है और उनको कवर भी कर दिया है। तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, मायने रखेगा एग्ज़ाम हॉल की कंडीशन और उसमें आप जो अपना नॉलेज है वो किस तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो, उपयोग कर पाते हो, वो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो 25 अप्रैल को जब सुबह एग्ज़ाम देने जाओ ना, तो श्योर हो जाओ कि आज जो जितना भी मैंने पहले पढ़ा है उसमें मैं श्योर हूँ कि मैं अच्छा करके आऊँगा। मेरे पास नॉलेज है उसमें से मुझे अच्छा करके आना है और ये सफिशिएंट है। मैंने जितना भी पढ़ा है सफिशिएंट है। और मैं तो इस उन लोगों के लिए भी ये बात कहूँगा जिन्होंने 50% ही कवर किया है। हो सकता है आपने जो 50% कवर किया है उसमें तो अच्छा स्कोर करके आओ, वो बात अलग है सिलेक्शन की, लेकिन इसको लेकर के कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर देने जाने से पहले हमेशा कॉन्फिडेंस हो जाओ कि इस बार जो पेपर है वो फाड़ के आना है। ठीक है मित्रों, तो विश्वास बनाए रखना और ये विश्वास आपको, मुझे लगता है कि 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही दिलवाएगा। अब जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपके सामने जब पेपर आ जाता है, पेपर आने के बाद में बिल्कुल ही एकाग्र हो जाए, कंसंट्रेशन हो जाए कि एग्जाम हॉल में सिर्फ आप अकेले बैठे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है और कंसंट्रेशन होकर के बिल्कुल ही काम करना है। बिल्कुल ही आपको जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और अच्छे तरीके से जो है पेपर को समझना है। यहाँ पर हो सकता है आपने कई सालों से तैयारी कर रहे हो और इस बार आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो जिनकी ज़्यादा तैयारी अच्छी होती है उनको डर भी ज़्यादा लगता है और उसकी वजह से जो पेपर आता है ना, थोड़ा सा जो धैर्य है वो डगमगा जाता है। तो वो उस समय आपको जो है वो धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि जब हम डगमगा जाते हैं ना तो किसी प्रश्न को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और उस प्रश्न को सीरियस लेने की वजह से ही जो क्या होता है वो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। बिल्कुल ही नॉर्मल वे में लेना है, जिस प्रकार से आप कोई टेस्ट पेपर देते हो ना उसी हिसाब से उस पेपर को लेना है और अच्छे आराम से बिल्कुल ही फ्री माइंड होकर के कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर को जो है सॉल्व करना है। ठीक है मित्रों, प्रश्न पत्र को मित्रों बात बताऊं, प्रश्न पत्र को कुछ लोग जो है सिर्फ एक ही बार में कर देते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं और ये लगभग ज़्यादातर जो मैं बात बता रहा हूँ ज़्यादातर कैंडिडेट ये अपनाते हैं। मैं कुछ बातें जो बता रहा हूँ मित्रों, ज़्यादातर कैंडिडेट अपना रहे हैं, कुछ कैंडिडेट जो है वो नहीं अपना रहे हैं, तो उसको अपनाना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो प्रश्न पत्र को कुछ लोग जो है वो एक ही शिफ्ट में कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो 2 शिफ्ट में करते हैं, कुछ लोग 3 शिफ्ट में भी करते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप यदि पहली बार जो है इस शिफ्ट वाले फॉर्मूले को अपना रहे हैं तो मुझे लगता है आपको 2 शिफ्ट में पेपर करना चाहिए। मैंने जो पेपर किया था मैंने 2 शिफ्ट में ही किया था। पहले शिफ्ट में आपके वो क्वेश्चन होंगे जो जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो, ठीक है ना, आप प्रश्न को बढ़ते ही सीधा जो है आंसर दे रहे हो, लेकिन इसमें मैं वो प्रश्न भी इंक्लूड करूँगा जिस प्रश्न में जो है आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि पढ़ने में जो है उसको थोड़ा याद करने में, रिकॉग्नाइज करने में जो है समय लग सकता है, लेकिन आपका उत्तर उसमें सही जा सकता है। तो वो प्रश्न भी पहली शिफ्ट में ही करना है। क्योंकि मित्रों अगर अपन यहाँ पर 3 शिफ्ट वाला फॉर्मूला भी अपनाते हैं ना तो यहाँ दिक्कत क्या होगी, यहाँ समय समायोजन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी।
3 शिफ्ट करने का मतलब आपको प्रश्न पत्र 3 बार खोल के पढ़ना है। यहाँ पर जो है हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न हो जैसे जिसमें आपने कभी गोले नहीं भरे हो, वो प्रश्न आप दोबारा पढ़ लो और आपका माइंड चेंज हो जाए, उस प्रश्न को जो है आप उसका जो ऑप्शन है वो दूसरा कर दो, और जब घर पे आते हो तब जाके आपको पता चलता है नहीं यार जो पहले किया था वो सही था। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें मायने रखती है। 2 शिफ्ट में समय समायोजन जो है वो बहुत अच्छा होता है, और उसमें जो है पहली शिफ्ट में लगभग आप 150 प्रश्न में से जो है आपकी तैयारी अच्छी है तो 100-110 जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन जो है आपके हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 70-80 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जिसका आप डायरेक्ट जो है वो आंसर दे पाएंगे। 30 एक और 35 एक क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है रिकॉग्नाइज करने में, पहचान करने में, लेकिन आपका उत्तर सही है या थोड़ा बहुत संशय हो सकता है। ठीक है मित्रों, तो पहली शिफ्ट में आपको 100 से 110 तक क्वेश्चन जो है वो करने हैं मतलब ये नहीं है जरूरी करने हैं, हो सकता है थोड़ा आंकड़ा कम भी रह सकता है, 100 भी रहे या 95 भी रहे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा जो है मतलब माइंड नहीं करना है कि चलो नहीं सर ने कहा था कि 110 ही करना है तो 110 ही होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके प्रश्न सही होने चाहिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत संशय हो सकता है, थोड़ा बहुत, ठीक है ना। यहाँ पर 50-50 वाली बात नहीं है, ऐसा लग रहा है 90% आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही है, 10% संशय है, तो पहली शिफ्ट में ही लेना चाहिए। ठीक है मित्रों, दूसरी शिफ्ट में जब आप प्रश्न पत्र करते हैं तो दूसरी शिफ्ट में वो प्रश्न करिए जो प्रश्न आपको लगता है कि नहीं इसमें संशय है, इसमें 50-50 वाला है और जिसमें तुक्के भी लगाने हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर 100 प्रश्न मान लो आप पहली शिफ्ट में करते हैं और उन 100 प्रश्नों में से आपके मान लो 95 जो, क्योंकि आप श्योर हो 95 प्रश्न जो है आपके सही होते हैं, 5 प्रश्न गलत भी हो जाते हैं किसी वजह से, लेकिन बाद के जब 50 प्रश्न करते हो तो मुझे लगता है आप तुक्के भी लगाते हो, क्योंकि 50 प्रश्न में आपके 30 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको 50-50 वाला जो है फॉर्मूला काम में लेना पड़ सकता है। आपको लगता है 50% डाउट होता है कि ये प्रश्न जो है वो सही हो सकता है, तो वहाँ पर आपके जो है 30 में से जो है कम से कम मैं मानता हूँ 15, 16, 17 नंबर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के आपके जो है 95 और 17 जो है टोटल मार्किंग करते हैं तो आपके बन जाते हैं कुल मिला के 112 नंबर। ठीक है मित्रों, 112 नंबर जो है यहाँ पर बन जाते हैं। उसके बाद में जो है आपके पास रहते हैं 20 क्वेश्चन, तुक्के मारोगे ना तो भी 7-8 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है ना, तुक्के भी मारते हो 7-8 क्वेश्चन हो जाएगी, आपका जो टारगेट है ना 120 वाला वो जो है वो क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की है। अब जिनकी अच्छी तैयारी है वो यहाँ 125 प्लस भी आंकड़ा लेके जा सकता है इस फॉर्मूले को अपना करके, और हो सकता है उनका कोई अलग फॉर्मूला होगा और अच्छे से पेपर करके आ रहे हैं तो वो चीज़ें भी वो इंक्लूड करते जाएं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर मैंने जो है 2 शिफ्ट करने की बात भी कही, लेकिन यहाँ एक साथ एक बात ये भी कहूँगा, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं 10 प्रश्न या एक पार्ट को करते हैं, एक पार्ट में जो है आपने पेपर में जो है प्रश्न पढ़ा उसमें ही थोड़ा सा टिक कर दिया कि हाँ ये है, और जैसे मान लो 30 क्वेश्चन जो है उसमें पहले पार्ट में कर दिया, उसके बाद में जो है OMR शीट उठाते हैं और OMR शीट में गोले भरते हैं। ये फॉर्मूला मैंने 2015 वाली वैकेंसी में अपनाया था, उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम दिए थे मैंने ऐसे ही किया था, और इसमें जो है मुझे टाइम ज़्यादा लगता था और टाइम जो है इसमें ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि आप वापस प्रश्न देखते हैं, जब आप गोला भरने जाते हैं ना तब वापस प्रश्न देखते हैं, कई बार आप पढ़ भी लेते हैं और हो सकता है पहले जब आपने टिक किया था वापस मूड भी चेंज हो जाए। ठीक है ना मित्रों, तो यहाँ पर मैं ये सलाह दूंगा कि प्रश्न करने के साथ साथ में गोला भरते जाए। आपने प्रश्न पढ़ लिया, आप श्योर है, पहली शिफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ, आप श्योर है गोला साथ में भर दीजिए। कहीं पे भी किसी भी प्रकार की, जैसे मान लो 30 प्रश्न कर दिए, 30 गोले एक साथ भर दिए, टाइम भी कंज्यूम होता है, कभी माइंड भी चेंज हो जाता है, तो ये जो समय समायोजन है इसमें थोड़ा अच्छा नहीं हो पाता है। मैंने जो किया था, मैंने तो प्रश्न पढ़ा, श्योर हो, मैंने गोला हाथों हाथ ही भर दिया, OMR शीट साथ में प्रश्न पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऐसा भी आपको करना चाहिए, मेरी सलाह है। आप किस प्रकार से कर रहे हो वो बात अलग है, इसमें टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है मित्रों, शुरुआती भाग जो है वही करें जो आपका अच्छा हो। मित्रों, जो पार्ट आपका अच्छा है, जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो पार्ट आपको पहले करना है। अब मेरे सामने जो कंडीशन आई थी, मैंने क्या किया, पेपर उठाते मैंने साइको का पेपर लिया।
साइको का जो है पार्ट लिया और साइको का पार्ट जब मैं करने जा रहा था, हो सकता है इसमें एक दो प्रश्न मुझे लगे जो सरल लगे, लेकिन जब प्रश्न पढ़े तो मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हो गया कि ऐसे हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पता है कि मेरे साइको में जो है नंबर कम आए थे, तो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं थोड़ा नर्वस हो गया, डर भी गया। थोड़ा डर तो लगता है, आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है ना, तो डर आपको ज़्यादा लगता है, आपने मेहनत ज़्यादा करी है उतना ज़्यादा डर आपको लगता है। तो वो डर है ना, वो आपका लॉस कर सकता है। इसलिए आप क्या करिए, पहले वो पार्ट उठाइए जिस पार्ट में आपका जो है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आप जब अच्छे वाले पार्ट को उठाओगे, उसमें अच्छा स्कोर करोगे तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, चलो हाँ मतलब पेपर अच्छा आया है। तो वो कॉन्फिडेंस है ना, वो थोड़ी सोचने की क्षमता देगा, विचार करने की क्षमता देगा। डर जो होता है ना, अपने जो समझने की क्षमता है ना, उसको डिमोरलाइज कर देता है, ताकि जो है हम थोड़ा अच्छा खुल के सोच नहीं पाते हैं। तो जब साइको के प्रश्न करते हैं तो उसमें थोड़ा खुल के सोचने की जरूरत पड़ती है, वो डर की वजह से नहीं हो पाता है। तो जो जो पार्ट अच्छा है उसको पहले करिए, ठीक है मित्रों। एलिमिनेशन प्रक्रिया है, ये ज़्यादातर कैंडिडेट अपनाते हैं और अपनानी भी चाहिए। एलिमिनेशन प्रक्रिया जो है वो आपको जो है जिसमें आपको संशय होता है, वहाँ आपका जो चांसेस है वो 50-50 कर देती है। और 50-50 करने का मतलब ये होता है कि 30 में से आपके 15 प्रश्न जो है वो सही होंगे। ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये उन प्रश्नों की बात कर रहा हूँ जिन प्रश्नों को आपने जो है पढ़ा है लेकिन कुछ कम पढ़ा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा संशय है, उसमें आपको 2 ऑप्शन पर या 3 ऑप्शन पर थोड़ा सा डाउट है, ठीक है मित्रों। तो एलिमिनेशन प्रक्रिया में क्या होता है, आप उन ऑप्शन को हटाते जाते हैं जो लगता है कि इसमें सही नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रश्न दिया हुआ है जिसमें जैसे मान लो ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं ये 2 ऑप्शन जो है वो इसमें थोड़ा डाउट है, और बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं जो है प्रश्न से रिलेटेड नहीं है, इससे मैच नहीं खा रहे, तो उन 2 को हटा देते हैं। अपने पास जो है सिर्फ 2 ऑप्शन रहते हैं, और उन 2 ऑप्शन में से आपको जो है ये पहचानना होता है कि इन 2 ऑप्शन में से वजनदार कौन सा है, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ इसका परसेंटेज थोड़ा हाई है और मुझे इसको ही इस ऑप्शन पे ही जाना चाहिए। तो जब हम उस ऑप्शन पे जाते हैं, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं हमें, तो ज़्यादातर 2 ऑप्शन में आपको डाउट रहता है ना, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपने जिसको वजनदार माना है वो सही रहेगा, वो सही जो है वो हो जाता है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर एलिमिनेशन प्रक्रिया जो है वो आपको अपनानी चाहिए, ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं कुछ पेपर से रिलेटेड है और उस पर बात करते हैं। प्रश्न पत्र को गहनता से पढ़ें। हो सकता है एक प्रश्न जो आपने गहनता से पढ़ा था, उस प्रश्न में आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल सकता है, और ऐसा पिछले पेपर 2017 वाला जो रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसा हुआ भी है, और मैंने उसी आधार पर है जो अगले प्रश्न का उत्तर जो किया था और मेरे सही भी हुआ था। देखिए मित्रों, अभी ये जब आप जो तीसरा प्रश्न देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है। यहाँ पर स्वलीनता के लक्षण जो है कमजोर सामाजिक व्यवहार, ठीक है ना, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार और कमजोर संप्रेषण। और हमें यहाँ पर पता है कि ऊपर लिखित जो है सभी वो सही है, अपन ने जो है इसको सही मान लिया कि ये जो स्वलीनता है इसका लक्षण ये है कि एक तो सामाजिक व्यवहार जो उसका है वो कमजोर होता है, सामाजिकरण जो है वो जल्दी नहीं हो पाता है, एक व्यवहार जो होता है उसका रूढ़िबद्ध होता है, कमजोर संप्रेषण होता है, लोगों से इतना मिल नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपन ने माना कि तीनों सही है और ऊपर लिखी सभी सही है, ठीक है ना, ये प्रश्न। लेकिन इस प्रश्न में जो है आगे एक ऐसा प्रश्न आता है जिसमें इसका उत्तर छिपा हुआ। देखिए मित्रों, ये तीसरा प्रश्न है, अब ये 15वां प्रश्न है, ठीक है मित्रों। देखिए यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है। प्रतिक्रिया यानी लोगों से प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा है, ठीक है, संप्रेषण नहीं हो पा रहा है, संप्रेषण में कमी है, तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, यानी यहाँ व्यवहार में भी क्या है, असामान्य व्यवहार हो रहा है। तो अपन ने देखा है तीसरे प्रश्न में था कि उसका जो संप्रेषण है कमजोर होगा, ठीक है ना, रूढ़िबद्ध व्यवहार होगा, मतलब यहाँ पर हमें ये चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर देखो सी ऑप्शन लिखा हुआ है जो बोर्ड ने सही माना है। तो शैशव स्वलीनता जो है, यहाँ पर आपको पता है कि स्वलीनता में अपन ने पहले जो है किया था कि उसका व्यवहार जो है वो रूढ़िबद्ध होगा,
संप्रेषण जो है उसमें कमी होगी। तो प्रश्न में जो लिखा हुआ है उसके ऑप्शन में लिखे हुए थे, तो यहाँ पर उसके आधार पर हमने जो है सी को जो है सही कर दिया और ये अपना उत्तर सही हो गया। ठीक है मित्रों, तो हर प्रश्न को गहनता से पढ़े और प्रश्न पढ़ने के साथ साथ में जो है जब भी आप आगे वाला प्रश्न करते हैं तो ये जानने की कोशिश करिए कि जो पिछले प्रश्न किया है उसमें कहीं ना कहीं आपका जो है मैच तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें माइंड करनी है, आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है और ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अंग्रेजी व हिंदी दोनों प्रश्नों को पढ़ जिसमें आपको श्योर हो उसमें तो आपको हिंदी में पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अंग्रेजी में पढ़ने की जहाँ जरूरत नहीं पड़ती है वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी प्रश्न पढ़ो और जहाँ लगता है डाउट है, ठीक है ना, प्रश्न करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो वहाँ आप अंग्रेजी में भी प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करिए। जिनकी अंग्रेजी अच्छी है मैं नो डाउट कह सकता हूँ प्रश्न सही करके आएंगे डाउटफुल प्रश्न को, और जिनकी थोड़ी सी भी अंग्रेजी अच्छी है ना, थोड़ी सी भी, ठीक है ना, उनको थोड़े से वर्डों का जो है मतलब पता है तो भी वो प्रश्न सही करके आ सकते हैं। मेरे साथ में ऐसा हुआ था। देखिए मैं यहाँ पर प्रश्न लेके आता हूँ 14वां प्रश्न। देखिए मित्रों यहाँ पर हमारे सामने जो है जो 14 जो क्वेश्चन है इसमें इस सिचुएशन सेट बैठ रही है कि अंग्रेजी में जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। देखिए समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना चाहता है पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है। तो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है और इन सिचुएशन में जो है कौन सी सिचुएशन जो है वो सही होगी। तो एक जो विद्यार्थी है उसने गलती कर दी है, वो गलती को मान रहा है, ठीक है ना, और वो हम बताना भी चाह रहा है, लेकिन उसके सामने एक परिस्थिति और आ रही है। वो आ रही है कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे दंड मिलेगा, कहीं मुझे टीचर जो है वो दंड ना दे दे, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन बन रही है। उसको हिंदी से हम इस उदाहरण को थोड़े अच्छे से समझ गए, लेकिन ये जो वर्ड दिया है ना, पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को जिनकी हिंदी अच्छी है उनको आ सकता है, मेरे नहीं आया था, ठीक है। लेकिन मैंने जब इसको क्या है इंग्लिश के ऑप्शन में पढ़ा, अप्रोच कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन एंड नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है मित्रों, अप्रोच का मतलब ये इसको जो है पीछे से मिल रहा है, अप्रोच मिल रही है कि उसको जो गलती की है उसको बताना चाहिए बच्चे को, ठीक है ना, लेकिन वो डर रहा है। अब यहाँ पर कोई उसको वो डीमोटिवेट हो रहा है। यहाँ पर आपको दूसरी कंडीशन में उनको अप्रोच नहीं मिल पा रही है कि वो बताए और वो दंड है उसको स्वीकार भी कर ले, क्योंकि वो डर रहा है कि बता दिया तो दंड मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन जो है अप्रोच वाली काम नहीं करिए। तो अप्रोच तो होगा नहीं। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, वो गलती मान रहा है, अवॉइड तो कर नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अवॉइड कर ही नहीं रहा है, क्यों, हमें पता चल रहा है अवॉइडेंस के माध्यम से कि वो अवॉइड कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें ये पता है। अप्रोच का मतलब क्या है इंग्लिश में, अवॉइड का मतलब क्या है इंग्लिश में, तो यहाँ पर सिचुएशन हम समझ पा रहे हैं। अब तीसरी कंडीशन है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। अप्रोच मिल रही है, गलती मान रहा है और बताना भी चाह रहा है, लेकिन अब वो अवॉइड कर रहा है इस वजह से कि उसे जो है वो दंड ना मिले। तो ये तीसरी कंडीशन जो है वो इसमें सेट हो रही है, किसकी वजह से, इंग्लिश में पढ़ने की वजह से। तो जो आप ऑप्शन जो क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन में भी परिस्थिति जो है वो सेट हो सकती है। तो जब भी पढ़े, कोई डाउटफुल क्वेश्चन होता है तो इंग्लिश में जरूर पढ़े, ठीक है मित्रों। अब नेक्स्ट अपन बात करें मित्रों भाषा के जब प्रश्न पत्र करते हैं ना, भाषा के, तो भाषा के प्रश्न पत्र में ये अंतिम समय की कंडीशन है, मैं बता रहा हूँ। भाषा के प्रश्न पत्र करते समय आपको वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। वाक्यों में प्रयोग करने का जो फॉर्मूला है बहुत काम आता है और मैंने यही किया था, ठीक है ना। कुछ कैंडिडेट करते भी हैं लेकिन कुछ को पता नहीं है। वाक्यों में प्रयोग करने का बहुत फायदा मिलता है। लिंग, वचन और ये जो क्रिया, सकर्मक अकर्मक क्रिया जो है, इनमें भी ये फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। भाषा में प्रयोग करने का जो फॉर्मूला है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पर। जैसे हिंदी में 56वां क्वेश्चन है, ये हिंदी में जो है 56वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है। पुल्लिंग शब्दों से असंगत है मतलब वो क्या है, पुल्लिंग नहीं है, ठीक है ना। ये तो प्रश्नावली को समझ में आ गया। अब पुल्लिंग नहीं है
तो हम ये जो वर्ड ऐसे दिए हुए हैं जिनको हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लेकिन जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं ना तो सारी जो कंडीशन है अपने सामने आ जाती है। मैंने कभी पुल्लिंग, मैंने कभी वचन जो है कभी हिंदी में पढ़े ही नहीं, मैंने इनको वाक्यों के आधार पर जो है वो सही किया था। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं वाक्यों में प्रयोग, भले शॉर्ट में कर दो, जैसे विनाश हो गया। हो गया मतलब यहाँ आ का जो है जो उच्चारण आ रहा है, और हमें पता है कि आ का जहाँ पीछे उच्चारण आता है तो अंत में जो आ का उच्चारण आता है तो वो पुल्लिंग वर्ड होते हैं, और जहाँ अंत में ई आता है वहाँ पर हमें पता है कि स्त्रीलिंग वर्ड होते हैं। ठीक है, तो विनाश हो गया, विनाश हो गई नहीं होता है, विनाश हो गया होता है। ठीक है ना, तो विनाश हो गया मतलब ये क्या है, पुल्लिंग वर्ड है। ठीक है, ये तो अपने ऑप्शन में कट गया। अब एक ये वातावरण को भी देख लेते हैं। जैसे वातावरण बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छी नहीं है, वातावरण बहुत अच्छा है। वाक्यों में प्रयोग किया इसको अपन ने, तो अच्छा है मतलब आ रहा है, और हमें वाक्यों में प्रयोग करने से पता चल रहा है कि ये जो वर्ड है वो पुल्लिंग है। डी, परिणाम आ गया, परिणाम आ गई नहीं होती है, परिणाम आ गया। तो वाक्यों में प्रयोग किया, समझ में आ गया कि ये जो वर्ड है वो भी पुल्लिंग है। लेकिन देखो स्थिति, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कई बार, देखो कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे सर के इस समय ई है तो सीधा सा इसको ही कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शब्द में इकारांत होता है, शब्द में इकारांत होता है, लेकिन वो वर्ड पुल्लिंग हो सकता है। ठीक है ना, तो स्थिति, तो स्थिति जो वर्ड है, इस वर्ड को हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं कि स्थिति जो है, जैसे स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छा नहीं होता है, स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति बुरी है, स्थिति बुरा है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर इकारांत आ रहा है तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। हालांकि सामने से हमें पता चल रहा है, स्थिति जो है इस वर्ड से पता चला है, लेकिन वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक 57वां क्वेश्चन जो है वो भी जो है वाक्यों में प्रयोग करने के आधार पर सही हो रहा है। जैसे इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन तथा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जा सकता है, यानी हम उसको उस शब्द को है स्त्रीलिंग वर्ड के साथ में यूज करते हैं तो भी उसका जो है जो शब्द है वो नहीं बदलता है, और वचन के साथ में भी हम किसी एक वचन बहुवचन के साथ में उसका उपयोग करते हैं तो भी वो नहीं बदलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आलसी को मैं उपयोग करता हूँ, आलसियों ने हालत खराब कर रखी है, तो यहाँ पर वचन इसका बदला। हमने देखो ये वचन अथवा लिंग दिया हुआ है तो हम एक वर्ड में यूज कर देते हैं, वचन में ही इसको उपयोग कर देते हैं। लिपि का लिपियाँ हो सकता है, ठीक है ना, लिपियाँ वचन बदल रहा है। दीवार का दीवारें वचन बदल रहा है। लेकिन जल किसी भी वाक्य में प्रयोग करोगे, कैसे भी प्रयोग करोगे, तो यहाँ पर जो है जल को जल ही लिखा जाएगा, इसका ना तो बहुवचन बन सकता है, ठीक है ना ही इसका लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, कंडीशन साफ होगी तो मुझे लगता है कि आपको वाक्यों में प्रयोग करने का फॉर्मूला भी अपनाना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है मित्रों, तो ये मुख्य मुख्य बातें वो थी जो है मुझे लगता है आपको अपनानी चाहिए प्रश्न पत्र करते समय, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके 5-10 नंबर का फ़ायदा कर देती है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे इंग्लिश में पढ़ने का जो तरीका मैंने बताया तो मुझे जो है उसकी वजह से 1 नंबर मिला था। ये वाक्यों में प्रयोग करने का जो फॉर्मूला है इसकी वजह से जो है मुझे 57वें क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा ये डाउटफुल क्वेश्चन भी था तो इसमें मुझे जो है 1 नंबर मिला। इसके अलावा मित्रों ऐसी कोई वैकेंसी नहीं गई, ऐसा कोई प्रश्न पत्र नहीं हुआ जिसमें क्वेश्चन डिलीट नहीं होते हैं, और डिलीट वाले बहुत ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं और उनका भी अपन को फ़ायदा मिलता है। तो बिल्कुल ही आराम से देने जाइए। 80% भी सिलेबस कर रखा है तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना 70% दे दीजिए, 30% में आपके तुक्के में से आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे उसका फ़ायदा मिल जाएगा, आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।